हेलो एवरीवन। जो टॉपिक चल रहा था डाइजेशन, ये डाइजेशन का चौथा वीडियो है। इसके पहले जो इसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स पार्ट ऑफ बॉडी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित चीज़ें थी, उन तीन चीज़ों को मैं तीन वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये डाइजेशन का चौथा वीडियो है। इसमें मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हम लोग फूड से लेते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाचक रस के माध्यम से उन जटिल पदार्थों को साधारण पदार्थों में ब्रेक करते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी उन तत्वों को अवशोषित अर्थात एब्जॉर्ब करती है। ये सिंपल सी एक बात हो गई। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलग अलग पार्ट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो रहे हैं, और फिर किन किन तत्वों का जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनका डाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन की। और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन इन माउथ। तो फर्स्ट पॉइंट, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। देखिए, हमारी बॉडी को वैसे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, अन्य न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। तो ये संभव नहीं है कि वो सारे पोषक तत्व जो भी हैं वो माउथ में ही डाइजेशन उनका हो जाए। हर पार्ट का अलग फंक्शन है, हर पार्ट से अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। तो उसी में माउथ में जो सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। माउथ में सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, इसको सलाइवरी एमाइलेज भी बेटा कहते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यही खूब पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम किस सब्सटेंस को किस में बदल रहा है। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब ये जो स्टार्च है इसको कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर रहा है? टाइलिन। इसकी मैंने रिएक्शन भी यहाँ पर दे रखी है जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये आप लोग रिएक्शन देखिए, ये स्टार्च है, टाइलिन एंजाइम जिसका पीएच कितना है 6.8, उसने इस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया। चलिए, अब माउथ में तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब अगला देखते हैं, डाइजेशन इन स्टोमक। स्टोमक में प्रोटीन, फैट एवं कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से प्रारंभ होता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित रिएक्शंस होती हैं। कई बार पूछा भी गया है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बताएंगे प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कि जो पेप्सिनोजन स्टोमक में होता है उसको HCl किस में चेंज कर देता है? पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन को, यही पेप्सिन जो यहाँ पर बनी है, ये प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन में ब्रेक कर देती है। यानी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ये उसकी सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दे रही। पीएच कितना होता है? 1 से 3.5। इसके बाद अगली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है, जो फैट होता है, फैट गैस्ट्रिक लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ओवरऑल ये इतनी रिएक्शन मेनली कहाँ हो गई? स्टोमक में। इन कंपाउंड का डाइजेशन हुआ और वे सब इन कंपाउंड में ब्रेक हो गए। इसके बाद अब स्टार्ट होती डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित फूड को काइल बोलते हैं, CHYLE। इस यहाँ पर निम्नलिखित 3 प्रकार के डाइजेस्टिव फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीफ डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ की समझ आइएगा, जो डाइजेस्टिव जूस हैं यानी इन्हीं को डाइजेस्टिव फ्लूइड बोलते हैं, इनमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिएगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब जो इन डाइजेस्टिव फ्लूइड में होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डाइजेस्टिव फ्लूइड कंटेन द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, वो अलग अलग सेपरेट फंक्शन भी करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो पहला डाइजेस्टिव एंजाइम्स है
तीन है, जो पहला है बाइल जूस, दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल क्या है बेटा? बाइल लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है, पहला पॉइंट, एवं गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल जो है, पित्त बोलते हैं जिसे, वो लीवर के द्वारा निकलेगा और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। मनुष्य में जो बाइल में दो प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार नीट में पूछे भी गए हैं। बाइल फैट पर एक्शन नॉन एंजाइमेटिक होता है, मतलब बाइल का जो फैट पर एक्शन होता है वो नॉन एंजाइमेटिक होता है, एंजाइमेटिकली वो फैट पर वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट, यदि गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है एवं ड्यूडेनम में एसिडिटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। गाल ब्लैडर को रिमूव करने पर हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि फ़ैट का डाइजेशन नहीं होगा, और जब फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो ड्यूडेनम में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जिनके गाल ब्लैडर नहीं होते हैं उनको ये कहा जाता है कि अधिक तला भुना या मसालेदार चीज़ें ना खाइए, क्योंकि उससे बॉडी में एसिडिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन पैंक्रियाटिक एसिनी के एक्सोक्राइन पार्ट से होता है। आप सिंपल भाषा में समझ जाइए, जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास के किस भाग से निकलता है? एक्सोक्राइन पार्ट से। पैंक्रियाटिक जूस एक प्रकार का कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है जिसके द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट का डाइजेशन होता है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर बार बार कार्बोहाइड्रेट, बार बार प्रोटीन या बार बार फैट का डाइजेशन होता है। एक चीज़ समझ आइए, ऊपर वाले ने इतना बढ़िया सिस्टम दे रखा है मनुष्य में या अन्य जीवों में कि जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं उसका हमारी बॉडी कंप्लीटली डाइजेशन कर लेती है, कंप्लीटली पाचन करती है, कोई भी चीज़ छोड़ेगी नहीं, और फिर उस पचे हुए पदार्थ का बॉडी क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिनको बॉडी ब्रेक करने में ज़्यादा वर्क ना लगाए, ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शन ना हो। सिंपलर फॉर्म की चीज़ें खाएंगे तो बॉडी को कम वर्क करना पड़ेगा, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, वो खाना ईजिली पच जाएगा, हमारी बॉडी में पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाएगा और बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाएंगे, अधिक तला भुजा हुआ, मसालेदार, तो बॉडी को उन चीज़ों से सिंपलर फॉर्म को प्राप्त करने के लिए बहुत एंजाइमेटिक एक्शन करना पड़ेगा, और इसीलिए हमारी इंटरनल बॉडी सिस्टम डिसऑर्डर्ड हो जाता है, कई ऑर्गन खराब भी हो जाते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में अब कौन कौन से एंजाइम है? पैंक्रियाटिक लाइपेज, एमाइलेज, एसई है बेटा, ये यस हो गया, ई कर लीजिएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और न्यूक्लियस एंजाइम। ये सारे एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं और इनकी क्रियाविधि मैंने रिएक्शन फॉर्म में लिख रखी है, अभी मैं आपको एक एक बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो हमारा है फर्स्ट रिएक्शन इज दैट कि जो फैट है, फैट फिर किस में ब्रेक हो रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और कौन सा एंजाइम कर रहा है? करेगा लाइपेज। लेकिन अब ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पैंक्रियास से, तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम दे दिया गया पैंक्रियाटिक लाइपेज। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो एमाइलेज क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को आइसोमाल्टोज में चेंज कर देता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, ये चेंज हो जाएंगे पेप्टाइड्स में। देन इसके बाद में यही पॉलीपेप्टाइड्स फिर अगेन चेंज हो जाएंगे एमिनो एसिड में। पेप्टाइडेज एंजाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद में अगला है जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी डीएनए आरएनए, उसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम किस में चेंज कर देगा? न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड में, ये इसमें ब्रेक कर देता है। इसका कोई मतलब नहीं बेटा है, ये यहाँ पर कट कर दीजिएगा। अगला आ जाता है दूसरा एंजाइम, मेरा हम लोगों का फिनिश हो गया है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंट्राइकस कहते हैं, ये पूछा गया कई बार, जो कि क्रिप्ट ऑफ लीवर कुवम से सिक्रीट होता है। इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं। जो फर्स्ट एंजाइम है वो तो इंटेरोकाइनेज है, लेकिन इंटेरोकाइनेज कर क्या रहा है?
एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है, जो पहला एंजाइम से ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। अगर आपको लैंग्वेज में भी लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2। इरेप्सिन एंजाइम जो है ये क्या करता है, ट्राई एंड डाई पेप्टाइड को एमाइनो एसिड में चेंज करता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो रही है, मैंने यही आपको बताया था। देन अब जो तीसरी रिएक्शन उसमें सारे डाइसेक्राइडेज यानी जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डाइसेक्राइड फॉर्म में हैं वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होंगे। इसमें जो पहला है उसमें इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में चेंज कर देगा। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन इसकी हो गई। इसके बाद में रिएक्शन नंबर 4, ये जो इंटेस्टाइनल लाइपेज, अब आप फिर देखिए लाइपेज आ गया, ये लाइपेज कहाँ से निकल रहा है, इंटेस्टाइन से, तो इसका नाम रख दिया गया इंटेस्टाइनल लाइपेज। सेम वर्क वही करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही ये ब्रेक कर देगा। इसके बाद पांचवी रिएक्शन में क्या है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड है यानी जिनके द्वारा डीएनए और आरएनए बनता है वो डीएनए आरएनए सिंपलर फॉर्म में चेंज होंगे। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लिक एसिड यानी वही डीएनए आरएनए, उसको इस पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने किस में परिवर्तित कर दिया, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक, अब ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, जो ये न्यूक्लियोटाइड बना है इस न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देगा न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। इसके बाद अगला एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज, वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियोसाइड को किस में चेंज कर देगा, या ब्रेक कर देगा या सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज में। अब आप देखिए यहाँ मैं आपको चीज़ एक बता रहा हूँ, जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है यानी न्यूक्लिक एसिड बनता है तो सबसे पहले यही नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज की ज़रूरत होती है। उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड। यानी ये आपकी जो यहाँ से अवस्था चली वो है कॉम्प्लेक्स, और हम लोगों ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को खाया और हमारी बॉडी ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक हो जाएगी तभी हमारी बॉडी इन चीज़ों का अवशोषण करेगी। देन इसके बाद में लगभग सभी महत्वपूर्ण पदार्थों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जितनी भी अब चीज़ें बची हैं, मतलब वही फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनका फाइनली कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और उसके बाद में इन चीज़ों का डाइजेशन होने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, या उसी पार्ट में एब्जॉर्प्शन प्रारंभ होता है, मतलब अवशोषण। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के फलस्वरूप जो अंतिम उत्पाद मतलब सिंपल प्रोडक्ट बने हैं किस अवस्था में है, मतलब मोनोसेक्राइड, यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या बना, मोनोसेक्राइड। प्रोटीन की सिंपल अवस्था किस में बदली, अमीनो एसिड में। फैट किस में चेंज हुआ, फैटी एसिड में। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस में चेंज हुआ, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड इसमें। यानी ये जो ऊपर चारों आपको दिख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और इनकी ये नीचे क्या सब दी गई हैं, सिंपलर फॉर्म दी गई हैं। ये इसमें जब ये चेंज हो जाएंगे तब फाइनली क्या होगा, हमारी बॉडी इनका अवशोषण कर लेगी। तो ये मैंने आपको डाइजेशन का फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी जो भी डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम उपस्थित थे, अल्टीमेटली जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस थी उनको मैंने आपको बता दिया। पूरा डाइजेशन मैंने फिनिश कर दिया है। वीडियो के आप लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो इसके पहले के पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सारे मिल जाएंगे। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है, इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, कन्फ्यूज़ हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।